गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, हम जनरल साइंस के दौरान कल रक्त के सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम रक्त के प्रकार यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल के लिंक को सभी मित्रों तक शेयर करें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे जरूर लाइक भी करना। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक, वो है हमारा टॉपिक आज का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, यानी कि रक्त के अंदर पढ़ रहे हैं आरबीसी। और आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। और उसके बाद में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, इनकी श्वेत रक्त कणिकाएं। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे शरीर में जो खून होता है उसके खून के अंदर दो भाग होते हैं खून के। ठोस भाग को हम ये कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तरल पदार्थ हमने कल पढ़ा था, प्लाज्मा। तो आज इनको हम क्या कहते हैं कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है इनको हम चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं इरिथ्रोसाइटिस। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका नाम होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, इनकी जो हमारी मेडिकल होती है, मेडिकल साइंस के अंदर इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइटिस। तो चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटिस या साइटिस कहते हैं। फिर आता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है हमारे शरीर में, इनकी मानव शरीर में इसकी संख्या मिलियन में होती है। मिलियन में होती है, इनकी मानव शरीर में की संख्या की मिलियन में होती है। और मेल में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी। पुरुषों में और महिलाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो मेल में इनकी संख्या होती है 4.5 से 5.5। यानी कि पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है मनुष्य के अंदर, यानी पुरुष के अंदर। और महिलाओं में संख्या होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यानी कि महिलाओं में इनकी संख्या होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। जबकि पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है हमारी 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। फिर आता है कि जो हमारी आरबीसी होती है आरबीसी, फिर आती है डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद में आती है हमारी आरबीसी के बाद में प्लेट्स के बाद में आती है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी की संख्या होती है मिलियन में। प्लेट्स की संख्या होती है लाख में और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 1000 में। यानी कि हमारे शरीर के खून के अंदर आरबीसी की मात्रा सबसे अधिक मिलियन में होती है, उसके बाद प्लेट्स की मात्रा होती है, उसके बाद में इनकी मात्रा होती है। तो ये हो जाएगा इनकी संख्या का घटता क्रम, यानी कि किसकी संख्या ज्यादा होती है, किसकी संख्या कम होती है। तो खून में आरबीसी सबसे अधिक होता है जबकि डब्ल्यूबीसी सबसे कम
होता है, इनकी संख्या में कम होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आरबीसी, प्लेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये तो हो जाएगा संख्या के आधार पर। इनकी संख्या ज्यादा किसकी पूछी जाती है कि शरीर में सबसे खून में जो हमारा शरीर का खून होता है उसमें किसकी संख्या, कौन से कणिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, तो आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। और ये हमारा आएगा टॉपिक होएगा आकार के आधार पर कि किसका आकार बड़ा होता है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा आकार होता है, ये होता है, इसका होता है कम और इसका होता है ज्यादा। इनकी सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का होता है, जबकि आरबीसी का आकार में सबसे छोटी होती है। तो फिर आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है, वो होती है आरबीसी। यानी कि आरबीसी क्या है, तो आरबीसी है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। इनकी हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है वो है लाल रक्त कणिका आरबीसी। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कभी कभी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है हमारी न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, उसका नाम है न्यूरॉन्स या हम उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। फिर आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी थी। काफी बार ये भी क्वेश्चन को फैक्ट है, एक साथ में लिख लेता हूं मैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है, इनकी जो जनन क्रिया में सहायक होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। और सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका पूछे कि सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका है वो है अंडाणु। तो इस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स। यदि कोई किसी प्रकार कोशिका नहीं है तो यह आएगी। यदि पूछ ले प्रजनन कोशिका छोटी तो शुक्राणु, प्रजनन कोशिका बड़ी पूछ ले तो वो है अंडाणु। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब क्या आता है कि हमारे जो रक्त होता है या हमारा शरीर का जो रुधिर होता है तो आरबीसी होती है। आरबीसी मानव रुधिर की प्रमुख कोशिका होती है। प्रमुख कोशिका होती है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो खून होता है उसकी प्रमुख कोशिका कौन सी होती है, तो आरबीसी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इनकी ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाती है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में काम आने वाली कोशिका या रक्त की कणिका कौन सी, तो हमारी आरबीसी है। अब आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इस आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो कि हमारे हड्डियों के अंदर खोखले भाग में उपस्थित तरल द्रव होता है, वो अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। जबकि भ्रूणीय अवस्था होती है हमारे शरीर में, इनकी बच्चा छोटा होता है
तो पेट के अंदर बच्चा होता है तो भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण होता है, ये होता है यकृत में। यानी कि जो हमने कल रक्त का पढ़ा था कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है, तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूणीय अवस्था में यह यकृत में निर्मित होता है। फिर आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो आरबीसी का यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी का जीवन काल यानी कितने समय तक रहती है, फिर वापस डेथ होती रहती है, कोशिकाएं मरती है और बनती रहती है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। यानी कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और टूटती रहती है, इनकी कोशिकाएं मृत होती रहती है, वापस पुनः निर्माण होता रहता है। ये सिस्टम चलता है हमारे शरीर के अंदर। तो आरबीसी की एक कोशिका कितने दिन जीवित रहती है, तो वो रहती है 120 दिन जीवित रहती है। फिर काफी बार कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो हम किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि आरबीसी कहाँ जाके शरीर में मरती है, तो हमारे शरीर के जो आरबीसी का कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान वो है हमारा शरीर का लीवर, या इसका दूसरा होता है वो नाम है पलिया। या तो लीवर में मरती है या ये पलिया में जाकर के मरती है। लीवर में या पलिया में मरती है तो आरबीसी का कब्रिस्तान लीवर या पलिया को कहा जाता है। दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलता है। फिर आता है कि हमारे शरीर का या रक्त का जो शरीर में रक्त बैंक है वो कौन काम करती है। इनकी रक्त बैंक आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है सबसे अधिक, जिसे हम शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक, इसे कहा जाता है शरीर के कौन सा अंग जो काम करता है, तो वो है पलिया। यानी कि मानव शरीर का जो रक्त बैंक यानी पलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पलिया में सबसे अधिक आरबीसी का पुनः निर्माण होता है। जब आरबीसी अधिक होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे से होगा और मानव का स्वास्थ्य बेस्ट रहेगा। तो मानव शरीर के अंदर जो ब्लड बैंक होता है वो कौन सा अंग होता है, तो वो होता है पलिया होता है। फिर आता है कि आरबीसी में क्या होता है कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें आरबीसी केंद्र उपस्थित नहीं होता है। यानी कि जो हमारे शरीर में स्तनधारी जीव जैसे कि जो भी हम मानव है या पशु है जिनके शरीर स्तनधारी होते हैं, इनकी स्तनधारी जीवों में स्तनधारी जीवों की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन यानी कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। एक तो ऊंट और एक होता है लामा जो पहाड़ पे पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये एक अपवाद हो गया। हमें यदि पूछा जाता है कि स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे हैं जिसकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। यदि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस प्रकार पूछ सकता है कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन से जोड़े की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें 3 में 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है या बकरी है या कुछ और लिख दिया, और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन में लिख दिया ऊंट और लामा। तो ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। फिर आता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का आकार होता है वो अंडाकार होता है, यानी कि इसका आकार, तो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है अंडाकार। उसके बाद में आता है कि आरबीसी का
लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनकी आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। और क्यों होता है? तो इसका कारण है हीमोग्लोबिन वर्णक। यानी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसके कारण इस खून का रंग या इस रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, इसी कारण इसका आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। फिर आता है कि इस आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो प्रमुख कार्य है वो कार्य है O2 व CO2 का ट्रांसफर करना। यानी कि O2 और CO2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और वापस लाना। इसके बाद में आती है कि आरबीसी की कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? तो आरबीसी की जब कमी हो जाएगी तो शरीर में खून की मात्रा कम हो जाएगी, और खून की मात्रा कम होती है तो रोग होता है एनीमिया। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी तो रोग कौन सा होगा? तो आरबीसी की जब वृद्धि होती है तो वृद्धि से जो रोग होता है उसका नाम है पॉलीसेथेमिया। और फिर आता है कि स्किन सेल एनीमिया, यानी कि त्वचा का जो एनीमिया होता है उसका हम क्या कहते हैं? तो स्किन सेल एनीमिया होता है। तो त्वचा का जो एनीमिया होता है उसे कहते हैं हंसिया। यानी कि आरबीसी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है। जब आरबीसी के आकार में गड़बड़ होती है, यानी कि आकार में परिवर्तन, जब आरबीसी के आकार में परिवर्तन होता है तो त्वचा एनीमिया हो जाती है। त्वचा का एनीमिया, त्वचा का एनीमिया, यानी कि त्वचा का एनीमिया कब होता है? तो जब आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं त्वचा एनीमिया। फिर इसी प्रकार आता है कि सामान्यतः आरबीसी का जीवन काल बच्चों में होता है, वो होता है 50 से 60 दिन का। यानी कि ये था हमारा कुछ आरबीसी के बारे में प्रमुख फैक्ट जो हमने पढ़े। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला है टॉपिक वो है हमारा WBC। WBC को हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका नाम होता है, इनकी मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल के लैंग्वेज में कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। तो WBC को, आरबीसी को हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर आता है कि मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में इसकी संख्या होती है 8,000 से 10,000। यानी कि इसकी संख्या पूछी जाती है तो मनुष्य के शरीर की संख्या होती है वो होती है 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यानी कि 8,000 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में इसकी संख्या होती है। फिर इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। फिर आता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल होता है
जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का, यानी कि ये 2 से 4 दिन के बाद में मरती रहती है, बनती रहती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, यानी कि जो संख्या होती है उनकी संख्याओं का अनुपात होता है कि जब 600 संख्या में आरबीसी होगी तो 1 डब्ल्यूबीसी बनती है, यानी कि 600 अनुपात 1। 600 अनुपात 1 होती है, वो अनुपातों की संख्या होती है। फिर आता है कि डब्ल्यूबीसी में क्या, डब्ल्यूबीसी की कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। जो हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड में ही होती है और पुनर्निर्माण भी इसका ब्लड में ही होता है। इनकी इसकी डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है कि मृत्यु भी ब्लड में तथा इसका पुनः निर्माण भी ब्लड में ही होता है। तो इस प्रकार से फिर आता है कि डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इनकी रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। यह रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इनकी कोशिका होती है। क्वेश्चन आता है कि मानव रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है डब्ल्यूबीसी। फिर आता है डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी के आकार के बारे में पूछे तो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इनकी कोई फिक्स आकार नहीं होता है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछे जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के कार्य में आते हैं कि प्रतिरक्षा या रोगों से लड़ने की क्षमता। एक तो आता है इसका प्रतिरक्षा, भक्षण, बाहर से आए हुए कीटाणुओं का भक्षण करने का 2 काम करती है। इनकी डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक कोशिका कहते हैं, रक्त की या मानव शरीर की। तो इसे मानव शरीर की, चलो आगे ले लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो जल्दी लेना। ले लिया। तो अब क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी को प्रतिरक्षा की हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है डब्ल्यूबीसी, इसलिए रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, इसलिए इसे हम सैनिक कोशिका भी कहते हैं। सैनिक कोशिका, क्योंकि सैनिक हमें रक्षा करता है हमारी, तो सैनिक कोशिका कहते हैं, वो कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। क्यों कहते हैं सैनिक कोशिका डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। फिर आता है इसे लड़ाई करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। इनकी लड़ाई करने वाली कोशिका, लड़ाई करने वाली सेल या कोशिका, वो भी है डब्ल्यूबीसी। फिर आता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय। डब्ल्यूबीसी होती है, वो आती है आपके 2 प्रकार की। एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसे हम कहते हैं कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय, इनकी कणिका युक्त। और एक आती है अकणिकामय, अकणिकामय। कणिकामय और अकणिकामय कोशिका होती है। फिर आती है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो कणिकामय में 3 प्रकार की है और अकणिकामय में 2 प्रकार की होती है। तो कणिकामय में पहली आती, कणिकामय में आती पहली आती है, उसे कहते हैं बेसोफिल। बेसोफिल कणिकामय में 3 प्रकार की, पहली होती है बेसोफिल, दूसरी होती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और तीसरी होती है, उसका नाम है साइनोफिल, साइनोफिल।
इसी प्रकार अकणिकामय में होती है मोनोफिल, और दूसरी होती है वो होती है लिम्फोफिल। यानी कि हमें काफी बार पूछा जाता है कि कणिकामय कोशिका के उदाहरण कौन से हैं, अकणिकामय के उदाहरण कौन से हैं। तो कणिकामय में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, साइनोफिल, अकणिकामय में मोनोफिल और लिम्फोफिल होती है। इनमें से क्या आता है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो मोनोफिल है, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। मोनोफिल होती है, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। तो काफी बार पूछा था कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम बताओ, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम बताओ। तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आती है होती है मोनोफिल। उसके बाद में आती है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो लिम्फोफिल होती है, सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोफिल होती है। फिर आता है कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो शरीर में होती है सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा मात्रा। तो सबसे ज्यादा मात्रा की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम होती है वो होती है बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्ट थे कि इनके सबसे कम मात्रा होती है डब्ल्यूबीसी के खून होता है। खून में डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की पाई जाती है, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और साइनोफिल। अकणिकामय दो प्रकार होती है, मोनोफिल और लिम्फोफिल। मोनोफिल होती है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कहलाती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोफिल है। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पूछे तो वह लिम्फोफिल है। सबसे कम मात्रा में होती है डब्ल्यूबीसी बेसोफिल होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाई जाती होती है न्यूट्रोफिल पाई जाती है। अब क्या आता है कि इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो बेसोफिल का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि बेसोफिल होती है ये हमारे शरीर में पहला काम करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा आता है कौन सा प्रोटीन करना निर्माण, तो हेपेरिन। प्रोटीन का नाम है हेपेरिन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती है उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो वह है हेपेरिन। हेपेरिन यानी कि जो हमारे मानव शरीर की बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होती है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, वो प्रोटीन है हेपेरिन प्रोटीन। इसी प्रकार आता है कि एलर्जी के समय रासायन बनाती है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो एलर्जी के समय ये रसायन बनाती है, इनकी एलर्जी से बचाने का काम भी करती है। फिर आता है कि चोट लगने पर जब कोई प्रकार का रिएक्शन करना होता है इनकी, जैसे कि आपने देखा होगा कि लाल छींटी होती है, काट जाती है तो वहां से हमारे शरीर पर खुजली आनी शुरू होती है और वहां से शरीर का पूरा रंग लाल हो जाता है। तो इस प्रकार की इंफ्लामेटरी कोशिका की आपातकालीन रिएक्शन कहते हैं, वो करने में भी ये बेसोफिल काम आता है। फिर आता है न्यूट्रोफिल। क्या काम करता है, तो ये न्यूट्रोफिल करता है बैक्टीरिया का भक्षण, इनकी जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुओं को मारने का काम। तो जीवाणुओं को मारने का काम करता होगा न्यूट्रोफिल। इसी प्रकार साइनोफिल का काम होता है एलर्जी के समय यह काम करती है। और साथ ही साथ इसका और काम होता है विषाणु जनित रोग होते हैं इनकी वायरस को खत्म करने का, वायरस को मारने का काम करती है। यानी कि हमारे शरीर में मैंने अभी बताया था कि कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रदान करती है। तो जीवाणु को मारेगी तभी रोग नहीं होंगे, वायरस को मारेंगे तो इस शरीर को रोग नहीं होंगे। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में इस मोनोफिल और लिम्फोफिल का जो काम होता है, या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कह सकते हैं, मोनोफिल लिम्फोफिल भी कह सकते हैं, इनके जो काम होते हैं ये होते हैं कि ये मेमोरी सेल को बनाती है। ये दोनों क्या करती है, याददाश्त या मेमोरी सेल कहते हैं इसे हम, याददाश्त या मेमोरी सेल बनाने में काम करती है। इस प्रकार से फिर आता है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या रोग हो जाएगा, तो कमी से रोग होता है ल्यूकोपेनिया,
या ब्लड कैंसर, तो WBC की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाएगा, और एक रोग होता है इसकी वर्दी से रोग होता है। तो कमी से जो रोग होता है उसका नाम तो है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, और वर्दी से होता है ब्लड कैंसर। फिर आपने देखा होगा कि WBC की मात्रा, जब हमारे शरीर को डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं तो उसमें WBC की मात्रा और प्लेटलेट्स की मात्राएं कम होती है। तो WBC एक प्रकार से जो हमने पढ़ा वो हमारा अभी का जो स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार ले लो, WBC पूरा हो गया। अब हम अगला टॉपिक हमारा इसका पढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल, और वो होगा हमारा प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स को हम कल पढ़ेंगे। आज हमने RBC या WBC में पढ़ लिया, तो आपको एक बार इसके जो फैक्ट है वो याद रखने हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, और हो सके ज्यादा से ज्यादा आप मेरे इस YouTube लिंक को सभी ग्रुप में शेयर करते रहना और साथ साथ सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।